एसएससी जेई का एग्जामिनेशन हो चुका और अब चिंता का विषय है कि सीबीटी 2 में क्या होगा। देखिए, प्री का पेपर हो गया है। मैं आपको इस वीडियो के अंदर सीबीटी 2 से रिलेटेड जितनी भी बातें आपके दिमाग में आ सकती हैं, वो सारी बातों को अपने एक्सपीरियंस के साथ शेयर करना चाहता हूं। देखिए, सीबीटी 2 में आपके कई सवाल हैं और कई सारे बच्चों के मेरे पास ये सवाल आए हैं और मुझे लगता है कि इनका जवाब आपको मिलना चाहिए कि सर सीबीटी 2 में कितने मार्क्स ऑब्टेन कर लूं, प्री में मेरा पेपर ऐसा हुआ है तो सीबीटी 2 को मिलाकर मेरे कितने मार्क्स होने चाहिए कि मैं इस डिपार्टमेंट में सिलेक्शन ले लूं। ठीक है ना भाई, सीबीटी 2 का पेपर कैसा आएगा, उसमें न्यूमेरिकल आएंगे, कैलकुलेटर वाले आएंगे या विदाउट कैलकुलेटर आएंगे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे या कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो मैं हर एक चीज के ऊपर बात करने वाला हूं कि सीबीटी 2 कैसे अलग होगा सीबीटी 1 से, आपको किन किन पॉइंट्स पे फोकस करना चाहिए और कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं एक एक करके, ठीक है ना। लेकिन सबसे पहले आपको एक बात बता देता हूं, एक चीज आप जरूर इंश्योर कर लें कि मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें रेगुलर अपडेट्स के लिए, शुभम अग्रवाल सर टेक्स्ट बुक, जिसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। देखिए, सबसे पहली बात आपको पता है कि सीबीटी 1 का पेपर तो हो गया है, सीबीटी 2 का पेपर आपका 4 दिसंबर को है। ठीक है ना। अब मोटे मोटे अगर हम कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अक्टूबर का हमें कुछ हिस्सा मिल जाएगा, नवंबर का हमको पूरा महीना मिल जाएगा और दिसंबर आप मानकर चलें कि नेग्लिजिबल ही है क्योंकि 4 दिसंबर की डेट दी गई है भाई। तो मोटे मोटे मेरे पास जो है 1.5 मंथ्स ऑफ टाइम है। अब इसमें दो तरह के स्टूडेंट्स मैं देख पा रहा हूं, एक है कि भाई जो इंतजार कर रहे हैं कि अगर सीबीटी 1 का मेरा पेपर क्लियर हो जाता है तो मैं सीबीटी 2 की तैयारी करूंगा, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको क्लैरिटी कि भाई सीबीटी 1 में मैं अच्छा करके आया हूं, अच्छा अटेम्प्ट करके आया हूं, सीबीटी 2 में मेरे बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि क्लियर हो जाए। मैं दोनों बच्चों को एक ही बात ये कहना चाहूंगा कि हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा लिमिटेड है, इसीलिए आपको अभी से फोकस करना होगा। अगर आपका सीबीटी 1 निकल भी जाता है तो आप पहले से रेडी होंगे, नहीं भी निकलता है तो आपको पेपर तो इस बार नहीं तो अगली बार निकालना है, या फिर और भी तो पेपर्स आपको देने हैं जिसमें कि आपको ये जो पढ़ा है वो काम आएगा। ठीक है भाई। अब ध्यान देने की बात यह है कि सीबीटी 1 के अंदर हमारा एनालिटिक्स क्या कहता था, ये कहता था कि भाई ठीक है, कोई पेपर का जो लेवल होगा वो पहले जैसा सेम होगा। ठीक है ना, बहुत ज्यादा चेंजेस आपको पहले के कंपैरिजन में नहीं देखने को मिलेंगे, और ऐसा ही कुछ पेपर हमारा सीबीटी 1 का रहा है। लेकिन सीबीटी 2 के अंदर पहले क्या होता था, कन्वेंशनल का पेपर आता था कि भाई आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर, जैसे आप अपने कॉलेज में एग्जाम देते थे और एक आंसर को लिखते थे आंसर शीट में, वैसे ही देना होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ये पेपर भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, और इस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के अंदर आपसे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन और मल्टीपल टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन इस बार 3 मार्क्स का है। पहले कन्वेंशनल के पेपर में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, लेकिन इस बार नेगेटिव मार्किंग भी है, और नेगेटिव मार्किंग कितने मार्क्स की है, 1 मार्क्स की है। मतलब आप अगर सही आंसर करते हैं तो 3 नंबर मिलते हैं क्वेश्चन पर, और अगर आप गलत करते हैं तो 1 नंबर सीधे सीधे चला जाता है, यानी कि 1/3 की। तो यहां यही कह सकते हैं कि पिछली बार के कंपैरिजन में देखा जाए, अगर मैं गलत भी कराता, मैं उल्टा सीधा भी लिखाता जैसा मुझे आता है, ठीक है, तो भी मेरे मार्क्स कटते नहीं, कुछ ना कुछ मिलने के ही चांस थे। लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। कैलकुलेटर अलाउ है, सीबीटी 2 के पेपर में, सीबीटी 1 के पेपर में नहीं था, यानी कि कैलकुलेटर बेस्ड क्वेश्चन आपको बकायदा देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आपका एक फोकस न्यूमेरिकल पे होना ही चाहिए। और इसमें किस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, थोड़ा सा इसको डिटेल में बात करते हैं। देखिए, अगर मैं बात करता हूं तो हमें यह पता है कि सीबीटी 1 के अंदर कंसेप्चुअल क्वेश्चन 80 से 85% थे पहले की ईयर्स में भी, और अभी 2023 का पेपर हुआ इसमें भी ऐसा ही देखने को मिला है। न्यूमेरिकल 20-25%, बहुत ज्यादा हमने देखा है कि इस बार परसेंटेज बल्कि न्यूमेरिकल का 15-20% पे ही रह गया है। लेकिन सीबीटी 2 की अगर आप बात करते हैं तो सीबीटी 2 के अंदर एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी होंगे। कई सारे बच्चों का मैं ये देख रहा हूं कि क्या सर न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल आएंगे, क्योंकि भाई 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, और क्या कहते हैं सर नेगेटिव मार्किंग भी थोड़ी सी बड़ी नजर आ रही है, और फिर सीबीटी 2 का पेपर है तो भाई हो सकता है सर सारी न्यूमेरिकल ही आ जाए। देखिए, इस बार न्यूमेरिकल का परसेंटेज अप टू 50% आराम से जा सकता है। अब ये कैसे न्यूमेरिकल होंगे ये भी समझना होगा, और कंसेप्चुअल क्वेश्चन का भी परसेंटेज 40-50% हो सकता है, और ये कैसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन होंगे ये भी हमें समझना होगा। तो चलिए मैं कोशिश करता हूं आपको बताने की, थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि भाई इसमें किस तरह के क्वेश्चन हमारे साथ हमें देखने को मिल सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, इसमें 4 तरीके के सवाल आपको देखने को मिलेंगे जो कि इस पूरे 100% पेपर को बनाएंगे। देखिए, इसका मतलब यह नहीं है कि कैलकुलेटर अलाउड है तो सिर्फ कैलकुलेटर टाइप वाले ही न्यूमेरिकल आपके पेपर में आएंगे। कुछ न्यूमेरिकल ऐसे भी होंगे जो बिना कैलकुलेटर के भी आप कर सकते हैं, और कुछ डेफिनेट बात है, ये तो क्लियर है कि भाई कैलकुलेटर बेस्ड तो आएंगे। तो उनका परसेंटेज जो कैलकुलेटर बेस्ड न्यूमेरिकल होंगे, हमारी एक्सपेक्टेशन है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि शुभम सर ने कह दिया तो ऐसा ही होगा, ठीक है ना, लेकिन
हमारी एक्सपेक्टेशन है, जितना हमारा प्रीवियस ईयर का एनालिटिक्स है वो ये कहता है, ठीक है ना। और हमने कई सारे एई के पेपर्स देखे हैं, जेई के पेपर्स देखे हैं और बहुत सारे इंजीनियरिंग के पेपर्स को ध्यान में रखते हुए, ठीक है ना, हमने ये एनालिटिक्स अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने की कोशिश की कि इसमें कैलकुलेटर बेस्ड 30% सवाल हो सकते हैं और 20% न्यूमेरिकल जो है वो उसमें विदाउट कैलकुलेटर वाले भी हो सकते हैं। आपने देखा कि सीबीटी 1 का पेपर हुआ, उसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन काफी रहे और इसको लगाने में बच्चों को समय भी ज्यादा लगा। तो यहां पर अगर आप देखें तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन 25% लगभग हो सकते हैं और कुछ ऐसा नहीं है कि नॉर्मल क्वेश्चन सीबीटी 1 टाइप वाले क्वेश्चन भी होंगे जो कि 25% कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं पेपर को। तो देखिए यहां पर उन बच्चों को, ज्यादातर बच्चों को नॉर्मल कंसेप्ट क्वेश्चन जो है, जो कि सीबीटी 1 में आपसे जिस तरह के पूछे जाते हैं, उसमें तो कोई खास दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन एक दिक्कत जो डेवलप होगी वो होगी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में। मल्टीपल स्टेटमेंट आपको दे दिए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा कि भाई मुझे बताइए कि किस तरह का सवाल जो है, मतलब कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है या गलत है या वैलिड है, इस तरह से क्वेश्चन बनाए जाएंगे। हो सकता है मैच द फॉलोइंग भी बना दे, ठीक है, मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन भी हो सकते हैं, आप उसको नॉर्मल कॉन्सेप्ट टाइप क्वेश्चंस में डाल सकते हैं या स्टेटमेंट में भी डाल सकते हैं। लेकिन न्यूमेरिकल एक बहुत बड़ा, मुझे लगता है कि एक परेशानी का विषय भी रहा है स्टूडेंट्स के साथ। आप चाहें तो इस चीज को थोड़ा सा एनालाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर ज्यादातर बच्चों ने कहा है कि सर न्यूमेरिकल लगाने में दिक्कत आती है, लेकिन एसएससी जेई निकालना है तो सीबीटी 2 को भी निकालना होगा, क्योंकि आपका जो टारगेट है उसको समझिए। आपका टारगेट है 500 मार्क्स का, जिसमें से कि आप सीबीटी 1 यानी कि प्री का पेपर दे आए हैं और 200 मार्क्स की लड़ाई आपने बखूबी बहुत मेहनत के साथ लड़ी भी है। लेकिन अब समय है कि हम अपनी जो तैयारी हमने की है, देखिए सीबीटी 1 के अंदर जो टॉपिक्स आपने पढ़े, जो सिलेबस आपने पढ़ा, वो सीबीटी 2 में अलग नहीं है, वही सेम सिलेबस, वही सेम टॉपिक्स हैं, ठीक है ना। लेकिन इस लिमिटेड समय के अंदर आपकी जो लड़ाई है अब मेंस में यानी कि सीबीटी 2 के अंदर, वो उससे भी बड़ी 300 मार्क्स की है, ठीक है ना। और इस 300 मार्क्स और 200 मार्क्स को मिलाकर आपकी एक फाइनल मेरिट बनेगी, ठीक है ना, जिसमें कि सीबीटी 1 के मार्क्स तो ऐड होंगे ही होंगे, ठीक है ना, और सीबीटी 2 के भी बहुत ज्यादा मायने रखेंगे। अब मेरे को कितने मार्क्स लाने चाहिए, किस सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, ठीक है ना, अगर मेरे को इस तरह के क्वेश्चंस को तैयार करना है। देखिए मैंने कई सारे सालों का एक एनालिटिक्स बनाया है कि किस साल के अंदर किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आए थे। जैसे कि अगर मैं 2016, 17, 18, 19, 20 कई साल का देखता हूं, ठीक है ना, एनालाइज करने की कोशिश करता हूं, तो एक एवरेज नंबर, क्योंकि मैं हर एक सब्जेक्ट में आपको लेके जाऊंगा, हर एक ईयर में लेके जाऊंगा तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैंने कई सारे ईयर्स लिए, उसका एक एवरेज बनाने की कोशिश करी ताकि हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर सके। चलिए थोड़ा समझते हैं। देखिए बिल्डिंग मटेरियल्स की बात करें तो ऐसा नहीं है कि प्रीवियस, इसमें ज्यादातर क्वेश्चन थ्योरेटिकली होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई इससे मेंस में आएगा नहीं। मेंस में पहले भी आता था, अब भी आएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि यहां पे बिल्डिंग मटेरियल्स में से और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट में से देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। एवरेज नंबर ये कहता है। अब देखिए पैटर्न, जो पेपर का पैटर्न है वो चेंज हुआ है, सिलेबस चेंज नहीं हुआ, ठीक है ना। पेपर में कोई ऐसा नहीं कि सब्जेक्ट बदल दिए गए हों, पैटर्न चेंज हुआ है। तो हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यार किस सब्जेक्ट से ज्यादा सवाल आ रहे थे। तो मेंस के अंदर हमने सबसे ज्यादा हाईली वेटेज वाला जो सब्जेक्ट पाया है वो कौन सा पाया है, सॉइल मैकेनिक्स। तो सॉइल मैकेनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर बार उभरा है। कई बार देखिए 75 नंबर का, कई बार 80 नंबर का, कई बार 90 नंबर तक का पेपर में इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट हमको देखने को मिला है। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो यहां पर अगला जो सबसे हाई वेटेज हमें नजर आ रहा है 35 नंबर का, वो है सोम स्ट्रक्चर, यानी कि एसएफडी बीएमडी के अच्छे सवाल होंगे, ठीक है ना। स्टैटिक इंडिटरमिनेसी वाले सवाल होंगे, काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी वाले सवाल होंगे, क्योंकि आपको पता है डिजाइनिंग बेस्ड सब्जेक्ट है, न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट है, और आपको पता है कि ये पेपर मेनली कॉन्स्टिट्यूट करने वाला है न्यूमेरिकल्स को। तो सोम स्ट्रक्चर आपका यहां पर स्ट्रांग होना चाहिए, और वो रिफ्लेक्शन में भी आ रहा है हम जब इस डेटा को पढ़ रहे हैं। क्योंकि देखिए शुभम सर क्या कहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, डेटा क्या कहता है इससे फर्क पड़ता है, एंड आई ऑलवेज टॉक ऑन द बेसिस ऑफ डेटा, ठीक है ना। अब यहां पर अगला देखिए सब्जेक्ट अगर मैं देखता हूं तो इसके अंदर एक यहां पर पॉइंट उठाना चाहूंगा एस्टिमेट कॉस्टिंग का भी, क्योंकि एस्टिमेट कॉस्टिंग एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, बहुत आप कह सकते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट नहीं, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो आप इसको जरूर फोकस करें, क्योंकि भाई क्या कहते हैं, इसमें भी थोड़ा सा हमें क्या करना होगा, इजीली स्कोर कर सकते हो। 30 नंबर का तो ये भी आ रहा है। अब देखा जाए तो 30-30 नंबर का जो क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन है, काफी सारे सब्जेक्ट्स में हमें देखने को मिल रहा है, काफी सारे सब्जेक्ट्स में। यहां पर आप देखेंगे मैंने 15+15 लिखा है, क्योंकि मैंने ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग लिखा है,
ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग जो है वो हाईवे और रेलवे दोनों से मिलकर बनता है। और एवरेज ये कहता है, जब मैंने इसका एनालिसिस किया, कई सारे पेपर्स को देखा, तो 15 नंबर का हमें कहां से, हाईवे से भी देखने को मिला मेंस के पेपर में, और 15 नंबर का रेलवे से भी देखने को मिला। यानी कि आप रेलवे को भी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पीछे नहीं छोड़ सकते। और इस बात का इंडिकेशन प्री के पेपर में भी हमें देखने को मिला है कि भाई आपने जो पहली शिफ्ट का पेपर हुआ उसके अंदर 4 सवाल रेलवे से आ गए, और हर शिफ्ट के अंदर रेलवे से एक एक दो दो सवाल आए हैं, जैसे कि हर साल के पेपर में आते हैं। और मेंस के पेपर में जब पहले के पैटर्न के बेसिस पर भी पूछे जाते थे रेलवे के, तो इस बार पैटर्न ही तो चेंज हुआ है, सिलेबस थोड़ी चेंज हुआ है। यानी कि फिर रेलवे को भी आप पीछे नहीं छोड़ सकते, तो इसको भी थोड़ा सा फोकस करना है। अब आप ये कहेंगे कि सर आपने इतना एनालिटिक्स तो समझा दिया, आपने ये भी बता दिया कि किस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, आपने ये भी बता दिया कि भाई किस सब्जेक्ट से ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है ना, कौन से मेजर सब्जेक्ट हैं, कहां से क्या एवरेज एक नंबर निकल रहा है, और मुझे किन सब्जेक्ट्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो देखिए, मैं इसमें एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि आपके पास हर डिपार्टमेंट के अंदर अलग अलग नंबर्स में वैकेंसीज हैं। किस डिपार्टमेंट में आप जाना चाहते हैं, सबसे पहले आप वो देखिए। जैसे मैं मान लेता हूं कि यहां पर सबसे ज्यादा बच्चे, अगर मैं पूछता भी हूं, अक्सर मैंने अपने 8 साल के एक्सपीरियंस में देखा है कि ज्यादातर बच्चे कहते हैं मैं सीपीडब्ल्यूडी में जाना चाहता हूं। तो आप ये फोकस करिए सबसे पहले कि सीपीडब्ल्यूडी में जाने के लिए नंबर कितने चाहिए होंगे, क्योंकि भाई मेरे को तो नंबर प्री और मेंस दोनों मिलाकर चाहिए। ठीक है, तो जब मैंने इसका भी करीब 2006 से लेकर नहीं, 2006 वाला मैंने हटा दिया था, 2010 से लेकर, ठीक है ना, 2022 तक में लगभग गया और डेटा एनालाइज किया, उसके बेसिस पर निकाला कि कितने कितने नंबर्स पे कौन कौन सा डिपार्टमेंट मिल रहा है, और अब 2023 के अंदर कितने नंबर पे कौन सा डिपार्टमेंट मिल सकता है। ठीक है ना, कुछ ऐसे डिपार्टमेंट भी थे जिनमें वैकेंसी इस बार नहीं है, जैसे कि अगर आप देखते हैं CWPRS, इसमें वैकेंसी नहीं है, तो ये हमारा आउट हो जाता है। ठीक है ना, अगर हम देखते हैं, ठीक है ना, तो शिपिंग एंड वाटरवेज में भाई पिछले साल वैकेंसी थी, इस साल नहीं है। नेवल में तो हमारे लिए खैर होती ही नहीं है। लेकिन अगर मैं यहां पर सीपीडब्ल्यूडी एज एन एग्जांपल लेता हूं, तो एक स्टूडेंट को यह चीज एनालाइज करके रखनी चाहिए कि सीपीडब्ल्यूडी में जाने के लिए प्री प्लस मेंस मिलाकर मुझे लगभग 500 में से 320 नंबर ऑब्टेन करने होंगे, तो मैं सीपीडब्ल्यूडी पा सकता हूं एज अ जनरल कैंडिडेट। वहीं पर अगर मैं ओबीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूं तो 315, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 300, एससी के पॉइंट ऑफ व्यू से 280 और एसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से 265 नंबर मुझे ऑब्टेन करने होंगे। और मैंने इसीलिए ये नंबर्स अपने मन से नहीं बनाए, बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर डेटा। और आपने मेरी वीडियोस में देखा भी होगा कि मैं हर एक डेटा को मेंटेन करता हूं, ताकि आपको एक एक्चुअल, एक रियलिस्टिक फिगर मिल सके, जिसके लिए आप तैयारी कर सके। और पिछले कई सालों में ये डेटा सही भी प्रूव हुआ है, जब जब मैंने डेटा एनालिटिक्स के बेसिस पर बनाया भी है। ठीक है ना, अब यहां पर ये मुझे को पता चल गया कि मुझे किसी डिपार्टमेंट में जाना है, सेंट्रल वाटर कमीशन में, सीपीडब्ल्यूडी में या बीआरओ में, तो मुझे कितने नंबर एज अ जनरल कैंडिडेट या एज अ एससी कैंडिडेट या ओबीसी कैंडिडेट ऑब्टेन करने हैं। तो आप अपनी गणित लगाना शुरू कर दीजिए कि सर मैं प्री में इतने नंबर अटेम्प्ट कर पाया था, इतने नंबर मेरे आ रहे हैं, तो इस डेटा के हिसाब से मेरे को मेंस में इतने नंबर ऑब्टेन करने पड़ेंगे। और इतने नंबर ऑब्टेन करने के लिए भाई मेरे को पता है कि यार इसमें इस तरीके के, इस सब्जेक्ट से इतने मार्क्स से सवाल आएंगे, और इस तरह के न्यूमेरिकल होंगे, इस तरह के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होंगे, तो भाई मैं इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकता हूं। अब एक स्टूडेंट की लाइफ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है कि उसको सारी बात समझ में आ गई कि क्या करना जरूरी है, लेकिन एक स्टूडेंट के पास कमी होती है, क्योंकि वो स्टूडेंट है, गलती नहीं है, वो स्टूडेंट है। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि उसके पास वो एक्सपीरियंस नहीं होता, और वहीं पे जरूरत आ जाती है एक मेंटोरशिप की। तो अब मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक बढ़िया मेंटोरशिप मिल सके। इस प्रॉपर मेंटोरशिप के लिए मैंने आप लोगों के लिए एक एसएससी जेई CBT2 का बूस्टर लाइव बैच भी लॉन्च किया है, जिसकी क्लासेस 20 अक्टूबर से टेक्स्ट बुक की एप्लीकेशन में आप लोगों के लिए शुरू हो रही हैं। ठीक है ना, इसके अंदर हमने अपनी पूरी टीम को अलाइन किया। हमारी इंडिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंट टीम है, ठीक है ना, स्ट्रॉन्गेस्ट टेस्ट सीरीज है, ये शायद मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है, पूरा इंडिया जानता है। लेकिन सबसे पहली जो मैं इंपॉर्टेंट बात ये कहना चाहता हूं, इसके अंदर आप लोगों को नए पैटर्न के बेस के ऊपर सबसे अच्छी टेस्ट सीरीज भी मिलेंगी और क्लासेस भी मिलेंगी। ठीक है, तो ये क्लासेस 20 अक्टूबर से शुरू हो रही हैं। उसका पैटर्न क्या होगा, क्योंकि एक स्टूडेंट सोचने में समय लगाएगा 1.5 महीने में, तो फिर तो बात ही खत्म हो जाएगी ना, फिर वो करेगा कब? ठीक है ना, तो इतना एनालिटिक्स ना लगाने के लिए, बच्चों का समय बचाने के लिए हमने क्या किया, हमने सीधे सीधे टेक्स्ट बुक की एप्लीकेशन, ठीक है ना, आपको डाउनलोड करनी है। डाउनलोड करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, ठीक है ना, टेक्स्ट बुक की एप्लीकेशन को देखिए, मैं चेक करके दिखाता हूं आपको कैसा दिखता है भाई।
ठीक है ना, इस बैच के अंदर क्या होने वाला है स्पेशल आप लोगों के लिए। सिर्फ टेक्स्ट बुक की एप्लीकेशन या वेबसाइट ओपन करनी है, इसमें सुपर कोचिंग सेलेक्ट करना है, एजेई एग्जाम्स में जाना है, ठीक है ना, एजेई सिविल सुपर कोचिंग को सेलेक्ट करना है और यहां पर आपको एसएससी जेई नजर आएगा, ठीक है ना, जिसमें कि एसएससी जेई सीबीटी 2 का बैच नजर आएगा। इस पे आप क्लिक करेंगे तो पूरा स्टडी प्लान दिखने लगेगा। जैसे मैंने सबसे पहले सबसे हाईली वेटेज सब्जेक्ट को मैं शुरू कर रहा हूं एंड दैट इज सॉइल मैकेनिक्स, ठीक है ना, जिसमें कि आप देखिए सॉइल प्रॉपर्टीज पर जितनी भी क्लास होनी चाहिए हम क्लासेस कर रहे हैं और उसके अंदर जिस भी तरीके के न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने चाहिए, बन सकते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है ना, वो सब हम सोचेंगे, हमारी टीम सोचेगी, ठीक है ना, और आप लोगों को कराएगी। ठीक है, बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको आपका एक ही काम होगा, जो कराया है, ठीक है ना, उसको रिवाइज करना, उसको पढ़ना और एग्जाम देने चले जाना, ताकि मैं इसी साल अपना सिलेक्शन इंश्योर कर लूं, ठीक है ना, क्योंकि मैं अगर इंश्योर नहीं करता हूं तो एक साल का गैप फिर बन जाता है एंड दैट इज अ वेरी प्रॉब्लमैटिक थिंग। ठीक है, तो हम इसी बार अपना एग्जाम फोड़ेंगे और अपनी तैयारी 20 अक्टूबर से शुरू कर देंगे। हर एक टॉपिक के ऊपर आपकी सिमिलरली क्लास होगी, उसमें न्यूमेरिकल जैसे भी आएंगे, जैसे भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, जैसे भी आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे, हर एक तरीके के क्वेश्चन आपको कराया जाएगा और उसी पे बेस्ड आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेंगी, जिससे कि आप अपनी सिलेक्शन को इंश्योर कर पाएंगे। ठीक है ना, इसके रिगार्डिंग आपका कोई भी और डाउट होता है, आपको कुछ नहीं करना है, सीधे आप नीचे जाएंगे, ठीक है ना, आपको कोई भी दिक्कत आती है, बुक फ्री काउंसलिंग सेशन विद एक्सपर्ट करना है, यहां पर अपना नंबर लिखना है और बुक आप फ्री कॉल कर देना है, आपको कॉल आ जाएगी, आपको कोई भी डाउट है आप इस पे पूछ सकते हैं और आपके डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। दैट इज अ सिंपलेस्ट थिंग अ स्टूडेंट कैन डू टू इंश्योर हिज सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।